पत्थर के ज़माने से एआई तक। दूसरा हिस्सा। गांव के 90% मकान कच्चे थे। दीवारें गारे की बनी होती थी। लोग मिट्टी में गंदम का भूसा मिलाते थे और फिर इसमें खड़े होकर इसे नंगे पांव मिक्स करते थे। पंजाबी में से कहानी करना कहते थे। वो एक तकलीफ दे टॉस था जो अमूमन सख्त गर्मियों में मानसून से पहले किया जाता था, ताकि बारिश से पहले दीवारें और छतें गर्मी की वजह से पक जाएं। दूसरा, बारिशों के मौसम में छतें टपकने से महफूज रहें, वरना दूसरी सूरत में स्टोर किया हुआ अनाज और सर्दियों के बिस्तर और कपड़े गीले होकर ख़राब हो जाते थे। कहानी के अमल के दौरान लोगों के पाँव और पिंडलियों पर दाने निकल आते थे। बाज़ लोगों के पाँव में कीड़े भी पड़ जाते थे, जबकि सूजन आम थी। ये काम अमूमन घर के लोग किया करते थे, जिनमें औरतें भी शामिल होती थी। गारे के थब्बे जोड़कर दीवारें बनाई जाती थी। इनके ऊपर लकड़ियों की कड़ियाँ और शतीर रखे जाते थे। इनके ऊपर सूखे हुए पत्ते और टहनियाँ रखी जाती थी। फिर इनके ऊपर गारे की 1-1.5 फुट मोटी तय जमा दी जाती थी। इस तह के ऊपर नरम और चमकीली मिट्टी का लेप करके पानी की डलवान बना दी जाती थी, ताकि बारिश का पानी छत पर न रुके। दीवारों पर भी नीम नरम मिट्टी में भूसा मिलाकर लेप किया जाता और आखिर में पानी में नील गोल कर दीवारों पर पोंछा मार दिया जाता, जिसकी वजह से दीवारें आसमानी रंग की हो जाती थी। नील के साथ एहतियातन थोड़ा सा नीला तोता भी मिला दिया जाता था। इसकी वजह से मक्खियाँ और मच्छर घरों से दूर रहते थे। मैंने बचपन में अपनी दादी और फूफी को दरेक के पत्तों, दीवारों और फर्शों पे मलते देखा। इससे दीवारों और फर्श का रंग सीमेंट जैसा हो जाता है। यूँ लगता है जैसे फर्श पर प्लस्तर किया गया है। ईद के नज़दीक घरों में सवैयाँ बनाई जाती। मेरे दादा शहर से सवैयाँ बनाने की मशीन ले आए थे। वो मशीन दाइयों तक चलती रही। पूरा गांव इसी से सवैयाँ बनाता था। लोग इस अमल को सवैयाँ वंडा कहते थे। इससे पहले मशीन को चरपाई के साथ फिक्स किया जाता था। 3-4 घंटे तक मुसलसल आटा गूंदा जाता। वो जब खूब लेसदार हो जाता तो इसके पेड़े बनाकर मशीन में डाले जाते। मशीन माल्टे का जूस निकालने, हाथ से कीमा बनाने वाली मशीन जैसी होती थी। इसका ऊपर वाला हिस्सा खाली होता जिसमें पेड़े डाले जाते। इसके साथ लकड़ी के दस्ते वाली हत्थी होती थी, जिसे ऊपर से नीचे दायरे में घुमाया जाता। मशीन के नीचे जाली होती थी, इसमें से सवैयों की लंबी तारें निकालती। औरतें ज़मीन पर साफ कपड़ा बिछा देती। सवैयों को कपड़े पर लंबे रुख लिटा दिया जाता था। जब वो थोड़ी सी खुश्क हो जाती तो एहतियात से उठाकर कपड़े सुखाने वाली तारों पर लटका दिया जाता। यूँ ये सूख कर खस्ता हो जाती थी। घर की सवैयाँ मोटी होती, जबकि शहर से आने वाली पतली और खस्ता ज़्यादा होती। लेकिन हमारे गांव में शहर की सवैयों को पसंद नहीं किया जाता। मेरी दादी इन्हें बीमारी कहती थी। इनका ख्याल था कि इसमें बिल्लियों और कुत्तों के बाल होते हैं। बेबे जी ने यह दावा इतनी मरतबा किया कि मेरे जहन में बैठ गया और ज़िंदगी में मैं कभी बाजारी सवैयाँ न खा सका। मेरे सामने जो ही सवैयाँ रखी जाती तो मुझे फ़ौरन बिल्लियों और कुत्तों के बाल याद आ जाते। तारों पर लटकी सवैयाँ सूख जाती तो इन्हें संभाल लिया जाता और आखिर में सफ़ेद चीनी डाली जाती थी। ये हमारे ईद का पकवान होता था और हम पूरा साल इसका इंतज़ार करते थे। हमारी दादी ज़्यादा सवैयाँ बनाती थी और इन्हें हमसायों और कमियों में भी तकसीम करती। मैंने बचपन में दर्जनों लोगों को ये सवैयाँ लेते देखा। वो इसके लिए अपनी अपनी कटोरियाँ लेकर आते, जो अमूमन तांबे की होती थी या अलमोनियम की। हम इनको अलमोनियम को सिल्वर कहते थे। मैं आज भी इसको सिल्वर कहता हूँ। ये लफ्ज़ इस हद तक मेरे जहन में बैठ गया। हमें ईद पर नए कपड़े और नए जूते मिलते थे, चनाचे ईद हमारे लिए खुशियाँ लेकर आती थी। मैं जब 10वीं जमात में पहुंचा तो मुझे इस वक्त 2 जूते रखने की इजाज़त मिली। हमारे बचपन में हम सब के पास एक एक जूता होता था। ये भी ईद पर ख़रीदा जाता। दूसरे जूते को याशी समझा जाता था। ऐसे लोगों को नापसंद किया जाता जो जूतों की रिपेयरिंग के लिए इस ज़माने में गाँव से लेकर शहर तक मोचियों की दुकानें और ठीक होते थे। तमाम लोग इनसे जूतों की मरम्मत कराते। कपड़े भी 2 जोड़े होते, एक पहन लिया जाता, दूसरे को धोकर संभाल लिया जाता। घर में जितने लोग थे इतनी ही चरपाइयाँ होती। ताहम औरतें जेब में मिली चरपाइयों को कमरों में ऊपर नीचे रख कर देती थी। इनकी खास निशानी इनके रंगीन पाए होते थे। इनके पाए पेंट कर इन पर नक्शो नगार बना जाते थे। इन्हें रंगीले पाए कहा जाता और इन्हें बारीक सूत से बनाया जाता। ये चरपाइयाँ जेब में दी जाती थी। औरतें इन्हें संभाल कर रखते हुए सिर्फ मेहमान या शादी ब्याह के फंक्शन में निकालती थी। ये पूरी ज़िंदगी औरतों के साथ रहती थी। मेरी दादी 100 साल की उम्र में फौत। उन्होंने इंतकाल तक चरपाइयों सारा चीज़ संभाल कर रखा। इस ज़माने में चरपाइयों की पूरी इंडस्ट्री थी। इन्हें बनाने, रिपेयर करने और कसने वाले वर्कर की तादाद
हज़ारों में होती थी। हमारे गांव में ये काम तरखान करते थे, वो चरपाई भी बनाते, कसते भी थे। चनाचे हर माह इन्हें बुलाया जाता और इनसे चरपाइयाँ खिसवाई जाती। जो चरपाई ढीली होती इसे तड़िक्की कहते थे। जूते मोची बनाते इन्हें साल दर साल पहले ऑर्डर देना पड़ता। गांव के अंदर मोचियों के अलग घर थे। ये शहर से चमड़ा लेकर आते। ये गांव के मुर्दा जानवरों की खाल उतार कर इनका चमड़ा बनाते थे। मोची घर पर आकर औरतों के पाँव का नाप लेकर जाते, जबकि मर्द इनकी दुकान पर जाकर नाप देते थे। वह ईद से पहले जूते तैयार करके दे देता था। मुआवजे में से गंदम, चावल, दालें मिलती थी। इसे सीप कहा जाता है, जबकि ऐसी कमियों को सिप्पी कहा जाता। हर जमींदार की फसल में कमियों का एक हिस्सा होता था। वो फसल उतारने के बाद अपना हिस्सा ले जाते। बाल काटना, शेव करना, शादी ब्याह में खाना बनाना नाइयों का काम होता। फोतकी और शादी का पैगाम भी नाई देते थे। पंजाबी ज़बान में फोतकी के बंदे को पैगाम बंदा कहते, जबकि शादी के सद्दे को गंढ कहा जाता था। नाई जब भी साफ सुथरे और सर पर पगड़ी पहन कर आता था, उसका मतलब है ये कोई पैगाम लेकर आया। जब आता तो हर गुजरने से पूछा, बंदा हो या नाई, यानी तुम क्या पैगाम लेकर आए हो। अगर नाई के पास फोतकी का पैगाम होता तो कहता बंदा हूँ। अगर शादी का पैगाम होता तो वो कहता मैं नाई हूँ। शादी के पैगाम की गुड होती थी। जिस घर में शादी हो तो वो रुका इसे रेशमी रुमाल के कोने में बांध देते थे। ये रवायत चीन से पंजाब आई थी। चीन के किसी बादशाह ने रेशमी रुमाल में शादी का पैगाम बांध कर होने वाली मलका तक भेजा था, जिसके बाद ये रवायत बन गई। वहाँ से पंजाब आ गई। हम रुके की गांठ को गढ़ कहते हैं। नाई गढ़ का रुमाल लेकर इसके रिश्तेदारों के घर जाते, वो गढ़ खोल लेते थे। रुका देखते दोबारा गढ़ लगा दे नाई। इसके बाद नए रिश्तेदारों के बैकग्राउंड और तारीख बताते हुए जवाब में इसे खेस और पैसे दिए जाते। जितने ज़्यादा पैसे और आला खेस मिलते वो इतने ही खुश हो जाता और अगले रिश्तेदारों को पिछले रिश्तेदार की नवाजिश सुना और दिखाकर मोटिवेट करता। ये अमल सुनिया कराता था। मेहमान शादी से 1-2 दिन पहले गांव आ जाते। ये समल को मेल कहते। रास्ते में बताते जाते थे हम फला गाँव मेल पर जा रहे हैं। मेल पर अमूमन पूरा ख़ानदान, अगर एक आधे बंदे को बुलाया जाता तो इससे बुरा या दुश्मनी समझा जाता। सिर्फ दुश्मन शादी पर अकेले आते थे। मेहमानों को पूरे गांव का मेहमान समझा जाता। ये मोहतरे घरों में तकसीम हो जाते। वो घर वाले इनकी मुकम्मल टेक करके ज़िम्मेदार होते हैं। शादी पर चरपाइयाँ बिस्तर मांगना आम सी बात थी, बल्कि लोग खुद शादी के घर जाकर बताते कि आप कितने मेहमान हैं, हमारे घर पे जो है इतने बिस्तर और चरपाइयाँ हमारी तरफ से कबूल कर ले। लड़कियों का जेज पूरा गांव मिलकर बनाता। हर घर से कोई ना कोई चीज़ी चीज़ आती है। ये बकायदा ढोल धमाके के साथ गलियों से गुजार कर लाई जाती। ढोल धमाका मरासियों का काम था। लड़की के मोहतबर रिश्तेदार इन्हें बुलाते, ये ढोल लेकर पहुंच जाते। फिर जुलूस में जेस का सामान गलियों से गुजार कर शादी के घर पहुंचाया जाता। पूरा गांव दरवाज़ों और छतों पर खड़े होकर जेस का जुलूस देखता। शादी के घर में भी जेस की नुमाइश होती। मरासी इसके बकायदा अनाउंसमेंट करते ये किस घर से आया है, इसमें कितने बर्तन, जूते, खेस और चरपाइयाँ कितनी, और नोटों के हार कितने। बिलखसूस ननिहाल से ज़्यादा सामान है और ये नानक वाली कहलाती है। यूँ ननिहाल पर बहुत बोझ होता है। ये बेचारे पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी और फिर इसकी बेटियों का ख्याल रखने पर मजबूर थे। मुझे भी अपनी दादी के इंतकाल में पता चला कि लग कफन भी इसके मैके से आता और तदफीन के बाद एक वक्त का खाना भी वहीं देता है। बारात और जेस के जुलूस पर वेलें दी जाती है। ये नोट होते जिन्हें किसी के माथे या सर पर रखा जाता है। मरासियों का एक साथ एक मरासी होता है जिसकी आवाज़ ऊंची और बुद्धि। वो नोट चुक कर वेल देने वाले का नाम और शजरा में और आखिर में नोट की मालियत का ऐलान करके दूसरों को तरकीब दे। यूँ मुख्तलिफ ग्रुपों में वेलों का मुकाबला शुरू हो जाता है। मरासियों के वारे न्यारे हो जाते हैं। बारात के दिन दूल्हा घोड़ी पर आता है। इसे घोड़ी पर चढ़ना कहते हैं। इस जमाने में घोड़ी चढ़ने के बहुत से ये गीत मरासियों और घर की औरतें गाती है। शादी से कबल घर के सहन में डांस भी करती। ऐसे ढोलकी कहा जाता है। ये छोटा सा ढोल होता है जो शादी से कबल शादी के घर शादी से कबल शादी के घर पहुंच जाता हो। घर की दादी या नानी से बजाकर फंक्शन स्टार्ट कर। ये अमल शादी के दिन तक जारी रहता है। लड़कियां रात के वक्त इकट्ठी होती थी, ढोलकी बजाती, गीत गाती और डांस करती। इस फंक्शन का अहम तरीन किरदार मरासन होती है। ये गीत और ढोल काम भी करती और बर्तन भी धोती थी और चरपाइयाँ भी बिछाती और समेटती। जब औरतों का खाना नाई के घर की औरतें बनाई। इन्हें नींद कहा जाता और देहातियों का ख्याल था। नींदें बहुत खूबसूरत होती। ताम कमियों की औरतों से शादी करने वाले जिम्मेदारों को नापसंद किया जाता है। अमूमन इनकी शादी के फंक्शन नहीं होते। अगर होते तो इनमें कोई बाइज़ शख्स नहीं जाता है। शादी पर मिठाई बनाना भी एक लाजिम अमल से मिठाई निकालना कहा जाए। इसके लिए शहर से बाकायदा हलवाई बुलाए जाते हैं। ये लड्डू भी बनाते हैं, जलेबियाँ भी और गुलाब जामुन बनाने
के फंक्शन के अमूमन हफ्ता 10 दिन चलते हैं, जिसके आखिर में लड़की की डोल में बिठाकर रुखसत किया जाता है। लड़की के भाई डोली उठाते और